बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 3 और आज हम अपने इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द एक्डाइसिस और मोल्टिंग। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अभी हमने अपने लेक्चर नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अबाउट द एक्सोस्केलेटन। सही। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है, अब इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर डिफरेंट जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस पाई जाती हैं। सही। क्योंकि इनमें एक फिनोमिना पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो इनका लार्वल स्टेजेस जो हैं, डिफरेंट टाइप्स की लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं और जो यंग वन है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दी एडल्ट। सही। अब जब इनमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पाई जाती हैं और डेवलपमेंट के लिए जो इनका एक्सोस्केलेटन है जो कि हार्ड होता है, वो इनकी डेवलपमेंट में हर्डल्स क्रिएट करता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कैसे उसमें होगी ऑर्गेनिज्म में, जबकि वो बाहर से जो उसकी बॉडी है वो कवर है एक हार्ड एक्सोस्केलेटन में। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए इनमें एक प्रोसेस पाया जाता है, एक फिनोमिनन पाया जाता है जिसका क्या नाम है? एक्डाइसिस और मोल्टिंग। एक्डाइसिस और मोल्टिंग क्या है? द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय द न्यू वन। ठीक है, क्या है? पीरियोडिक शेडिंग ऑफ अब इसका क्या मतलब है कि पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो पीरियोडिकली शेड हो जाता है और उस ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिप्लेस करता है एक न्यू एक्सोस्केलेटन। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ये एक्डाइसिस या मोल्टिंग जो है आर्थ्रोपोड्स में होती कैसे है। तो इसके अंदर जो एक्डाइसिस और मोल्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, अब ये जो प्रोसेस है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सही। एक्डाइसिस और मोल्टिंग जो है इस प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप है, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, यानी कि जो ओल्ड एक्सोक्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन है वो क्या है? शेड हो जाता है उस पे और एक न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है एक्डाइसिस और मोल्टिंग का, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है एपोलाइसिस। ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है किसका? एक्डाइसिस और मोल्टिंग का। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्डाइसिस इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस। एपोलाइसिस में क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखें, आपने याद रखना है कि डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले क्या है? ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस इसको कह लेंगे। क्या है? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस भी इसको कहते हैं। इसके बाद जो लेयर आती है वो कौन सी लेयर आती है? एक्सोक्यूटिकल। उसके ऊपर होती है एक एंडोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के सबसे ऊपर होती है क्या? एपिक्यूटिकल। ये डिफरेंट जो हैं लेयर्स हैं किसकी? एक्सोस्केलेटन की। सही। ये क्या है? डिफरेंट लेयर्स हैं एक्सोस्केलेटन की। अब आपने क्या याद रखना है? अब आप देखें कि एपोलाइसिस क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो फर्स्ट स्टेप है एक्डाइसिस का, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस फ्रॉम दी ओल्ड एक्सोक्यूटिकल। सही। अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। कैसे बनाया था? अभी हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। वो कैसे ड्रॉ किया हमने कि ये है एपिक्यूटिकल। सही।
ये है सॉरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो है कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एक्सोक्यूटिकल। और सबसे जो आउटर लेयर है वो कौन सी है? वो है एपिक्यूटिकल। सही। अभी हमने क्या पढ़ा कि देयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्डाइसिस इज एपोलाइसिस, which is in this step there is separation of hypodermis from the old exoskeleton। सही। तो क्या होता है कि सेपरेशन हो जाती है किसकी? इस हाइपोडर्मिस की। ये हाइपोडर्मिस है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो हाइपोडर्मिस है ये सेपरेट हो जाती है, दरमियान में गैप आ जाता है, और ये क्या है? एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड ये वाली जो लेयर है ये क्या है? एपिक्यूटिकल। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मिस, देयर इज सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मिस फ्रॉम द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। ये क्या है? ये है ओल्ड एक्सोस्केलेटन। और ये क्या है? ये है हाइपोडर्मिस, या आप इसको कह लें कि ये क्या है? एपिडर्मिस। सही। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग इज सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मिस फ्रॉम ओल्ड एक्सोस्केलेटन। सही। ये क्या है? ये है ओल्ड एक्सोस्केलेटन। और इन लेयर्स के नेम क्या है? ये है हाइपोडर्मिस, या इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये है एंडोक्यूटिकल, ये वाली लेयर है एक्सोक्यूटिकल, और जो अपर लेयर है ये है एपिक्यूटिकल। सही। फर्स्ट स्टेप क्या है एक्डाइसिस और मोल्टिंग का? फर्स्ट स्टेप है एपोलाइसिस। अब क्या होता है सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में होता है कि सिक्रीशन होती है किसकी? एपिक्यूटिकल की। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में होता है आफ्टर सेपरेशन देयर इज सिक्रीशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल। कि जब फर्स्ट स्टेप में हाइपोडर्मिस सेपरेट हो गई थी ओल्ड और एक्सोस्केलेटन से, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेपरेशन के बाद देयर इज सिक्रीशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल बाय द हाइपोडर्मिस। कि जो ये हाइपोडर्मिस यहाँ पे सेपरेट हुई थी किससे? ओल्ड एक्सोस्केलेटन से। वो क्या करता है? वो करती है कि वो सिक्रीट करती है एपिक्यूटिकल को। ये क्या है? एपिक्यूटिकल। और ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है ये भी प्रेजेंट है। सही। ओल्ड एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, और क्या होता है? हाइपोडर्मिस सिक्रेट द न्यू एपिक्यूटिकल। ये सेकंड स्टेप है किसका? एक्डाइसिस और मोल्डिंग का। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ एपिक्यूटिकल देयर इज सिक्रीशन ऑफ न्यू एक्सोक्यूटिकल। कि जब ये सेकंड स्टेप में एपिक्यूटिकल सिक्रीट हो गई बाय द हाइपोडर्मिस, तो एपिक्यूटिकल के सिक्रीट होने के बाद कि कौन सी लेयर सिक्रीट होगी? एक्सोक्यूटिकल। सही। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या सिक्रीट होगी? ये हाइपोडर्मिस, और इसने सिक्रीट किया किसको? एपिक्यूटिकल को। और एपिक्यूटिकल के बाद क्या चीज सिक्रीट हुई? ये एपिक्यूटिकल, और ये वाली जो लेयर है ये क्या? इसने एक्सोक्यूटिकल को सिक्रीट किया। सही। ये वाली जो लेयर है ये क्या है? एपिक्यूटिकल। सही। और
इसके सिक्रीट होने के बाद कौन सी लेयर सिक्रीट हुई? एक्सोक्यूटिकल। सही। थर्ड स्टेप क्या है? सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल। क्या सिक्रीट हो रही है? कौन सी लेयर? एक्सोक्यूटिकल। After the secretion of new epicuticle, there is secretion of the new exocuticle, और जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो भी प्रेजेंट है। सही। ओल्ड एक्सोस्केलेटन में क्या है? एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। सही। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि सेपरेशन हुई थी हाइपोडर्मिस की, किससे? ओल्ड एक्सोस्केलेटन से। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि आफ्टर द सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मिस फ्रॉम द ओल्ड एक्सोस्केलेटन देयर इज सिक्रीशन ऑफ न्यू epicuticle by the hypodermis. After the secretion of new epicuticle there is secretion of new exocuticle. सही। यहाँ तक जो है ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल एंड न्यू एक्सोक्यूटिकल, जो हाइपोडर्मिस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। हाइपोडर्मिस में कौन से ग्लैंड होते हैं? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। अब ये जो हाइपोडर्मिस ने सिक्रीट कर दिया किसको? एपिक्यूटिकल को, और एपिक्यूटिकल के बाद एक्सोक्यूटिकल सिक्रीट हो गई। इन दोनों लेयर्स के सिक्रीट होने के बाद क्या होता है कि हाइपोडर्मिस में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। ये जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मोल्टिंग फ्लूइड को। क्या करते हैं? ये मोल्टिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। The hypodermal glands in hypodermis क्या करेंगे? वो they produce the molting fluid। अब मोल्टिंग फ्लूइड जो है इसके पास क्या होते हैं? इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। सही। ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है इसके पास क्या होता है? इट कंटेन्स सर्टेन मोल्टिंग एंजाइम्स। सही। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? काइटिनेज एंड प्रोटीएज। ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है इसके पास क्या है? इसके पास है प्रोटीएज और काइटिनेज। ये जो प्रोटीएज है ये डाइजेस्ट करेंगे किसको? प्रोटीन को। और जो काइटिनेज है ये किसको डाइजेस्ट करेंगे? काइटिन को। तो ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है इट कंटेन्स द प्रोटीएजेस एंड काइटिनेजेस। Proteases digest the protein and chitinase will digest the chitin। अब ये जो प्रोटीन और काइटिन है ये बेसिकली क्या करते हैं? ये एक्सोस्केलेटन को बना रहे हैं। सही। जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो है वो मोल्टिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट कर सके किसको? ओल्ड एक्सोस्केलेटन को। अब जब ओल्ड एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो रहा है तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मोल्टिंग फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? हाइपोडर्मल ग्लैंड से। सही। तो अब ये जो एंजाइम्स है बेसिकली ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को और काइटिन को। ये जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं ये जो है क्या करते हैं? इनके पास होती हैं डक्ट्स। हाइपोडर्मिस में होते हैं। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहाँ होंगे? हाइपोडर्मिस में। सही। जैसा कि अभी हमने थर्ड स्टेप में क्या पढ़ा कि ये हाइपोडर्मिस है। सही। हाइपोडर्मिस कह लें या इसको एपिडर्मिस कह लें, एक ही बात। हाइपोडर्मिस में क्या होता है? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो हाइपोडर्मिस जो है इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? पहले एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा ना कि एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, सिक्रेट हो चुकी होती हैं। और यहाँ पर इसके साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है? ओल्ड एक्सोस्केलेटन भी मौजूद है यहाँ पर। सही। ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो कि किससे बना हुआ है? प्रोटीन और काइटिन से। इनको डाइजेस्ट करने के लिए हाइपोडर्मिस में जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो सिक्रेट करते हैं मोल्टिंग फ्लूइड को।
और ये मोल्टिंग फ्लूइड किस तरीके से ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, इन हाइपोडर्मल ग्लैंड्स के पास क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं। उन डक्ट्स के थ्रू क्या होता है, वो जो उनका मोल्टिंग फ्लूइड है वो पास करता है, कैसे, जो न्यू एक्सोस्केलेटन है उसको पास करके कहाँ पे जाएगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन के पास, सही। और फिर क्या करते हैं, ये जो स्पेस है बेसिकली यहाँ पर आकर इसको स्प्लिट करते हैं। ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है ये हाइपोडर्मल ग्लैंड्स से जो है डक्ट्स के थ्रू उस स्पेस में आ जाता है जो ओल्ड और न्यू एक्सोस्केलेटन के दरमियान में स्पेस प्रेजेंट है, सही। अब आकर के यहाँ पर क्या करता है, आफ्टर द एंडोक्यूटिकल इज डाइजेस्टेड देयर इज प्रेजेंट, अब फिर क्या होगा, ये यहाँ पर स्पेस में आ जाएगा और आकर किसको डाइजेस्ट कर देगा, ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देता है, सही। ये जो मोल्टिंग फ्लूइड है जो कि हाइपोडर्मल ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हाइपोडर्मल ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू इस मोल्टिंग फ्लूइड को उस स्पेस में पहुंचा देते हैं जो कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन और न्यू एक्सोस्केलेटन के दरमियान में स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस में आने के बाद ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं ओल्ड एंडोक्यूटिकल को, ठीक है। ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करने के बाद फिर क्या रह जाएगा पीछे से, ओल्ड एक्सोक्यूटिकल और ओल्ड एपिक्यूटिकल, सही। एक्सोक्यूटिकल जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्यों नहीं डाइजेस्ट हो सकती, क्योंकि ये हार्ड होती है और टैंड होती है, सही। अब ये जो डाइजेस्टिंग या जो मोल्टिंग फ्लूइड है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, सिर्फ ओल्ड एंडोक्यूटिकल को, ओल्ड एक्सोक्यूटिकल को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्ड है और क्या है, टैंड है। अब ये कंडीशन, the condition in which the organism is present between the old and new exoskeleton, अब क्या होता है कि the condition in which organism is present inside या organism is covered by the new exoskeleton and old exoskeleton, यानी कि वो कंडीशन जब ऑर्गेनिज्म के पास जो है दो एक्सोस्केलेटन होंगे, एक न्यू वाला और एक ओल्ड वाला, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेट। The condition in which organism is covered by the two exoskeleton, one new and one old, this condition is called as ferret, सही। अब ये वाली कंडीशन जब ऑर्गेनिज्म दो एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट है तो, और जब एंडोक्यूटिकल भी डाइजेस्ट हो गई है तो इस स्टेज पर क्या होता है, स्प्लिट अकर, एट दिस स्टेज स्प्लिट अकर, सही। स्प्लिट किस स्टेज पर होगा, जब हाइपोडर्मिस होगी और उसके बाहर एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल और जो है ओल्ड एक्सोस्केलेटन होगा, किस फॉर्म में, एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की फॉर्म में। तो इस स्टेज पर जो है स्प्लिट अकर होता है और ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है ये रिमूव हो जाता है ऑर्गेनिज्म से, सही। ऑर्गेनिज्म के ऊपर से ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है बाय दी स्प्लिट। अब ये स्प्लिट भी जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, सही, सेगमेंटेड है, कुछ में ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है और स्प्लिटिंग के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म विद न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो बाहर आ जाता है इस ओल्ड एक्सोस्केलेटन से। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है वो सर्कुलर जो है स्प्लिट होते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है इस स्प्लिटिंग के बाद विद न्यू एक्सोस्केलेटन इमर्ज होता है, सही। अब एंडोक्यूटिकल कब बनेगी, अब जबकि ये ओल्ड एक्सोक्यूटिकल जो है ये स्प्लिट हो गई और रिमूव हो गई, तो फिर कब बनेगी, एंडोक्यूटिकल बनती है इसके रिमूवल के बाद। जब ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है उसके बाद न्यू एंडोक्यूटिकल फॉर्म होती है, सही। और जो एक्सोक्यूटिकल है वो टैंड और हार्ड होती है जब ये स्प्लिट हो जाता है और ऑर्गेनिज्म
जो है वो ओल्ड क्यूटिकल से बाहर आ जाता है। सही। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक्सोस्केलेटन में वेरिएशंस थी, डिफरेंट टाइप्स पाई जा रही थी। जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास जो एक्सोस्केलेटन था उसके बाहर एक वैक्सी लेयर पाई जाती थी। ये हमने पढ़ा था जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब वो जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जिनके गिर्द एक वैक्सी लेयर पाई जाती है उनके एक्सोस्केलेटन के गिर्द, ये उनका एक्सोस्केलेटन है, इसके बाहर क्या पाई जाएगी, एक वैक्सी लेयर। ये वैक्सी लेयर कब प्रोड्यूस होती है, इट इज सिक्रेटेड बिफोर मोल्टिंग, यानी कि ये स्प्लिट अगर होने से पहले ही ये वैक्सी लेयर स्प्लिट हो जाएगी इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके बाहर होती है एक सीमेंटेड लेयर होती है। ठीक है, और ये जो सीमेंट लेयर होती है ये स्प्लिट होती है आफ्टर मोल्टिंग। ठीक, सही। हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन की वेरिएशंस के बारे में कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के एक्सोस्केलेटन में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसका नाम क्या है, वैक्सी लेयर, यानी वैक्स की एक लेयर होती है। अब हम पढ़ रहे हैं डायसिस और मोल्टिंग। तो अब हमने देखना है कि वैक्स लेयर कब प्रोड्यूस होती है। वैक्स लेयर प्रोड्यूस होती है बिफोर मोल्टिंग। सही। जबकि जो सीमेंट लेयर है जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो कब प्रोड्यूस होगी, आफ्टर मोल्टिंग। तो इसमें भी डिफरेंस है कि ये लेयर्स कब प्रोड्यूस होती हैं। सही। अब जबकि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट था उसको क्या कहते हैं, फेरेट। अब जब स्प्लिट हो गया और स्प्लिटिंग के बाद ये ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव हो गया और ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ विद न्यू एक्सोस्केलेटन उसको क्या कहते हैं, टेंड्रियल। क्या कहते हैं, टेंड्रियल। टेंड्रियल क्या है, न्यूली इमर्ज्ड एनिमल। टेंड्रियल क्या है, न्यूली इमर्ज्ड एनिमल, यानी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन द एनिमल व्हिच इमर्ज्ड फ्रॉम द ओल्ड एक्सोस्केलेटन विद द न्यू एक्सोस्केलेटन दैट एनिमल इज कॉल्ड एज टेंड्रियल। उस कंडीशन को, उस स्टेज को क्या कहते हैं, टेंड्रियल। या उस स्टेज को क्या कहते हैं, टेंड्रियल। सही। अब जो है ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनके अंदर डिफरेंट लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो रही होती है ऑर्गेनिज्म की तो उस दौरान डिफरेंट जो है लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वल स्टेजेस को क्या कहते हैं, लार्वल इंस्टार्स। और ये जो लार्वल इंस्टार्स हैं ये आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली कितने होते हैं, 2 to 10 लार्वल इंस्टार्स पाए जाते हैं। यानी कि उनमें जो मोल्टिंग होगी वो कितने टाइम्स होगी, 2 to 10 टाइम्स ही उनमें क्या होगी, मोल्ड्स उनमें पाए जाएंगे। यानी कि 2 to 10 टाइम्स ही, क्योंकि उनमें लार्वल एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएंगे, लार्वल स्टेज में, फिर जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएंगे तो जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसको फिर दोबारा से रिमूव करना होगा और न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो डेवलप होगा। इसी तरीके से क्या है, उनमें 2 to 10 टाइम्स मोल्टिंग पाई जाएगी। सही। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एक्सोस्केलेटन और मोल्टिंग का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।